This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं वो बैनुल-अक़वामी और मुकामी मईशत, फ़ाइनेंस, बिज़नेस और इसके अलावा मुकामी मंडियाँ और बैनुल-अक़वामी मंडियों के ऊपर एक नज़र डालेंगे। लेकिन वो नज़र डाल दूँगा मैं ब्रेक के बाद। उससे पहले थोड़ी सी गुफ्तगू हम कर लेंगे, कुछ अहम ख़बरों के ऊपर भी बात कर लेंगे, कुछ पानामा पेपर्स एक भूला हुआ मौजू उसके मुतालिक भी बात करना चाहूँगा। और आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम की मकबूलियत की एक मखसूस वजह रही है, लेकिन मैं अपने नाज़रीन से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि अब वो तनकीद जैसे पहले किया करते थे अब हमने छोड़ दी। ये काम सब हम तब कर चुके हैं जब ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने अब मजाक उड़ाना शुरू किया है, ये तब इनको पता भी नहीं था कि क्या होता है, तब हम ये तंज़ो मज़ाक कर चुके हैं। अब मसला ये है कि अब थोड़ा संजीदा मैं गुफ्तगू तो नहीं करता, लेकिन एक मुख्तलिफ सम्त की गुफ्तगू करता हूँ। और जो चीज़ें आप सुनना चाहते हैं, सुबह में हंसते मुस्कुराते जाना चाहते हैं, मैं उसके मुतालिक बात करना चाहूँगा। दुनिया को हम क्या इमेज दे रहे हैं एक माशी ताकत बनने के लिए? देखिए, अब कन्फ्यूजन देखिए। कल मैं जब घर पहुँचा तो मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लूँ। आराम कर कर जो जागा तो मुझे ऐसी खबरें पता लगीं कि मुल्क दिवालिया होने वाला है। शायद कोई एक टेलीविज़न एंकर हैं, उन्होंने ये बात छोड़ दी कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है, और रिपोर्टरों और एंकरों ने भी इधर से पिकअप कर लिया। अब आप सोचिए कि एक तरफ हम मुल्क की मईशत को बेहतर करने में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं। जब मैं बात करता हूँ ऐसी तो लोग बुरा मान जाते हैं कि जी आप मईशत के ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं, और यहाँ पर मुझे पता भी नहीं है कि वो ख़बर मुस्तनद है या नहीं, लेकिन मीडिया पर यह बात बाज़गश्त में रही कि पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या बात आ गई, कौन सी खबर आ गई? कल हमारे इन्वेस्टर भी परेशान रहे, घरों में भी परेशानी रही। कुछ टेलीविज़न एंकर्स हैं, हिकमत की बातें भी करते हैं, वो उन लोगों ने कुछ ऐसी खबर चलाई, फिर मज़ीद चलाते चले गए। मैं इस बारे में मालूमात करके आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन ये चीज़ जो है ना, इस तरह का पैनिक क्रिएट करना, ये कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम्स जो है ना बहुत सीवियर क्रिएट कर सकता है। और हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई भी, बिल्कुल सहाफ़ियों का हक़ है, मैं भी बहुत तनकीद करता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो महल तामीर करूँ उसके नीचे बुनियाद तो मजबूत हो। अब अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी ख़बर कर दी, इतनी बड़ी ख़बर के ऊपर जनाब शोर मचा दिया, और मैं ख़ुद हैरान रह गया। ऐसी कोई चीज़ मेरी नज़र से गुजरी नहीं कि जो है वो पाकिस्तान के बारे में इतनी कोई सिवेरिटी क्रिएट हो गई। ताहम मैं कोशिश करूँगा कि इस मुतालिक मैं ज़रूर बात करूँ। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको एक और मौजू पर भी ले जाऊँ, क्योंकि आपसे बात की थी तो बात पर खड़ा रहता हूँ कि ब्रेक के बाद ही आपको मार्केट के मुतालिक बताऊँगा, ताकि कुछ तजस्सुस आपके दिल में रहे को पैदा हो। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ। कल मैं सोचता रहा बहुत कि मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत होती है कि सुबह में ये पढ़ा लिखा मिडिल क्लास लड़का आता है, कोई ऐसी बात करे कि जो मुल्क की मुफाद में हो, मुल्क के लोगों की मुफाद में हो। तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान के लिए एक इकनॉमिक विजन के बारे में सोचूं। शाम में बैठा, सोचा मैंने कि मुल्क के मुस्तकबिल और फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इकनॉमिक फ्यूचर ऑफ द कंट्री के बारे में 2 सतर लिखूँ। मैंने कहा चलो ये लिखने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए होती है। तो मैंने टेलीविज़न ऑन किया तो मुलाहिज़ा फरमाइए, पाकिस्तान के मीडिया पर जहाँ पर लोग भूखे हैं, गुर्बत की सतह या जो ख़तए अफलास है, यानी ख़तए अफलास है, सॉरी, पावर्टी लाइन, उसके नीचे गरीब लोग हैं, खाने पीने के लिए अशिया मौजूद नहीं, मसाइल परेशानियों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरा बिजली का बिल ऐसा आया कि मेरा चेहरा भी बिल्कुल वैसे हो गया जो एक रमज़ान के एंकर ने सीढ़ियों के ऊपर या शायद जीने के ऊपर अपने हाथ हिलाते हुए आंखें जोड़ के जैसी अपनी शक्ल बनाई थी, मेरी भी शक्ल वैसी हो गई। मैं सोचता रहा कि इतने सारे मसाइल के बावजूद ये कौम कितनी खुश है। कल मीडिया पर यह आता कि पानामा पेपर्स के अंदर जिन लोगों का नाम आया है वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं,
पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के बारे में कोई काम हो रहा है, महंगाई कम करने के लिए कोई इक़दामात लिए जा रहे हैं, गरीब के मसाइल ख़त्म करने के लिए कोई मामलात हो रहे हैं, बजट के ऊपर बहस हो रही है। लेकिन शर्म की बात यह है, शर्म की बात, और मतलब यह कि शर्मनाक जिसे मैं कहूँगा, और आपको पता है शर्मनाक के मुतालिक एक सियासी कायद ने कहा था कि शर्मनाक गाली नहीं होती। बात यह कि यहाँ पर अफसोस के साथ आपको बताऊँ कि बजट के ऊपर बहस करने के बजाय एक दूसरे के हुलिये आवाज़ के ऊपर बहस की गई। ये शर्मनाक बात है। और ना कि ये कि जिसके बारे में बात की जाती वो आगे से गरीबों के बारे में, बजट के अंदर महंगाई कम करने के बारे में बात करते, उन्होंने अपनी ज़ात के लिए माफ़ी के लिए तमाशा बना दिया इस मुल्क का। दोनों ने मुल्क का तमाशा बना दिया। लोग बोलते नहीं एक ने बनाया, मैं कहता हूँ दोनों ने मुल्क का तमाशा बना दिया। मेरी एक गुजारिश हाथ जोड़ के तमाम पार्लिमान से कि बजट की गुजारिशात के ऊपर, बजट के ऊपर जो प्रपोज बजट है उसके ऊपर ज़रा बहस कर लेते, कितना अच्छा रहता। ना कि ये एक दूसरे के हुलिये के ऊपर कोई किसी को रंगबाज कह रहा है तो कोई किसी को पता नहीं क्या जो से कहते हैं कि एग्रीकल्चरल मशीनरी के नाम से पुकार रहा है, और फिर दूसरी जानिब से भी बात सिर्फ ये हो रही है कि मेरी ज़ात से, मुझसे माफ़ी मांगो। कौम से कौन माफ़ी मांगेगा? PSDP के ऊपर ख़र्चा नहीं हो रहा, गरीब लोग जो हैं वो बेचारे शायद मज़ीद गरीब हो जाएं, मुलाजमतें पैदा नहीं हो रही, ख़वातीन घंटों घंटों दुकानदारों के साथ बहस मुबाहिसा कर रही हैं कि चीज़ की कीमत कम हो जाए। हैं मुशक्क़त का आलम देखिए। कुछ लोग इस मुल्क के अंदर ईंटें बनाने वाली जो आप भट्टों के बारे में जो होती हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, वहाँ स्लेव्ड और बॉन्डेड लेबर है, उनकी इज़्ज़त नहीं है, सिर्फ वो लोगों की इज़्ज़त है जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। जिन लोगों को धक्के मारे जा रहे हैं, कानों को हाथ लगा के बताऊँगा। फिर लोग हमेशा कहते हैं रमज़ान का महीना है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। यतीमों को आप धक्के देते हो, मुफलिसों को आप धक्के देते हो, गरीबों को आप धक्के देते हो। सड़कों के ऊपर गरीब सोते हैं, परेशान होते हैं, भूखे रहते हैं। भूख का और लालच का और परेशानी का जो आलम है वो आप ख़ुद देख सकते हैं कि लोग अपनी ज़ाती इज़्ज़त को भूल जाते हैं शाम को रमज़ान के प्रोग्रामों में, हैं अपने घर की इज़्ज़तों को भूल जाते हैं रमज़ानों में, अपने मतलब ये है कि किसी चीज़ का लिहाज नहीं करते। वैसे कैसे हम मांगते हैं, हमेशा बुरे लगते हैं। जब भिखारी मांग रहा होता तो हम उसको ताना देते हैं, मांगते क्यों हो, कमाते क्यों नहीं हो। और जिस तरह से लोग मांग मांग के चीज़ें लेते हैं तो तब हमें जहन में एहसास नहीं होता। खैर, इससे आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। मैंने सोचा मुल्क के माशी मुस्तकिल के बारे में कुछ सोचते हैं। मैंने टेलीविज़न लगाया। टेलीविज़न के ऊपर मुलाहिज़ा फरमाइए कि माशी मुस्तकबिल की इंस्पिरेशन के लिए कौन लोग आ रहे हैं। जनाब एक मुफ्ती साहब और साथ में कंदील बलूच, और कौम इसी के ऊपर तज्जिया कर रही है। और मुझे बड़ी शर्म आई कि अगर मैं इस मुल्क के माशी मुस्तकबिल के बारे में सोचूं तो क्या सोचूं, जब गरीब मुफलिस अपने बारे में नहीं सोच रहा, जब आम आदमी अपने बारे में नहीं सोच रहा, जब नहीं सोच रहा महंगाई के बारे में, नहीं सोच रहा बिजली के बिल के बारे में, नहीं सोच रहा अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, तो मैं क्या बात करूं। फिर मैंने सोचा, बहुत सोचा कि अब किस तरह से मानूस किया जाए कौम को कि वापस पानामा पेपर की तरफ आए। भूल गई कौम, रिकोटिक के सोने की तरफ आए, कौम भूल गई। सोचा चिन्योट में सोना मिला, उसके बारे में बात करें, कौम भूल गई। सोचा सीपेक के बारे में दोबारा से अपना एक वो जो जाविया होता है उसको निकालो, कौम भूल गई। मैंने सोचा ये लोग अपने प्रायोरिटीज़ को नहीं जानते, अपने मुफादात को नहीं जानते, अपने माशी मुस्तकबिल के बारे में खुद नहीं सोचते। नोटू है बाबू तो दुनिया हसीन है, नोटू नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, कहानी फिनिश। लेकिन जब सोच और फिक्र सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों में लग जाए तो फिर इल्म की कोई अहमियत नहीं रहती, मईशत की कोई अहमियत नहीं रहती, माशरे की कोई अहमियत नहीं रहती। मैं यहाँ पे किसी की इस्लाह करने के लिए नहीं आया हूँ, ना मेरा इस्लाह करने का मैंने किसी का ठेका ले रखा है। ये इस्लाह का ठेका जिन लोगों ने रखा है वो इस्लाह करें, लेकिन मसला ये है कि अनलेस वी सेट आवर नेशनल प्रायोरिटीज वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। आप देखो, हमने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पे जाना था, बहस होनी थी तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पर होती, नहीं हुई। बहस किस पर हुई आपको पता है। मैंने सोचा कि शायद बहस इस बात पर होगी कि ये जो कशीदगी पाक अफगान बॉर्डर पर है, और उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास शायद ये इख्तियार भी हो कि हम अफगानिस्तान की ट्रेड को रोक दें,
शायद इस बारे में बात हो, इस बारे में भी बात नहीं हुई। जब प्रोग्राम, जोन सा प्रोग्राम लगाया, देखा 4-4 रेसलर उसके ऊपर मौजूद थे, हर प्रोग्राम पर 4-4 रेसलर थे, एक रेफरी था, रेसलिंग मैच जारी था, मन तक की बात कोई नहीं हो रही थी, मन तक की बात कोई नहीं हो रही थी। मैं सोचता रह गया कि ये जो बातें हम करते हैं ये तो बिल्कुल लामंतकी हो गई। हम यहाँ सुबह में आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे बात करते हैं, गोल्ड पे बात करते हैं, तेल की कीमतों पर बात करते हैं, सब लाहासिल है, सब लाहासिल है। लोग देखना चाहते हैं इसी तरह की चीज़ें और उनका ध्यान भी वहाँ बटा हुआ है। तो आप मुझे बताएं, इस बटे जहन के साथ क्या ये मुल्क अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सकता है? तालीम याफ्ता लोग, पढ़े लिखे लोग, सोचता हूँ जो अपने आप को इल्म व दानिश के क्या कहते हैं, समझते हैं कि वो इल्म व दानिश की आबशारें हैं, ऐसा लोग तसव्वुर करते हैं कि चश्मे हैं, हाँ, वो लोग भी इस मामले में जो है महव है। ना कि सोचें तो यार मुल्क के बारे में थोड़ा सा सोच लें। नहीं सोचना मुल्क के बारे में, कोई बात नहीं, कम से कम कोई खबर तो कारी के सामने लाओ, कम से कम कोई बात तो हो सके आपके साथ। मुझे आप बताइए कि इतना बड़ा बैरियर, फिर आप बोलते हैं कि जी पानामा पेपर का क्या बनेगा। याद करो मेरी बात, जिस दिन पानामा पेपर निकले थे, मैंने कहा कक कुछ नहीं होगा, कक कुछ नहीं होगा, 1 टके का काम नहीं होगा, क्योंकि मैं मुस्तकबिल देख सकता हूं और आप भी मुस्तकबिल देखने का तरीका समझ जाओ। लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ पेशगोई करके बताओ। मैं कहता हूं इन हीले बहानों के बारे में मत सोचो। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये भी इसी तरह के रमज़ान शो की तरह है, ये भी इसी तरह की मुलाकातों की तरह है। हकीकत सिर्फ दिखाई देती बिल्कुल साफ। आप फार्मूलों पे चलो, इक्तिसादियात और माशियात की किताबों को उठाओ, उन पर से जो जमी मट्टी है उसको हटाओ और पढ़ो कि उनमें क्या लिखा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक वो बताएंगे। ये चुटकुले MSCI आ गया, हु हा, इसको छोड़ दो, हकीकत के ऊपर बात करो। कहीं फार्मूले में ये नहीं लिखा हुआ कि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल हो जाने से आप बेहतर हो जाओगे, कहीं नहीं लिखा हुआ फार्मूले, कहीं फार्मूले में नहीं लिखा हुआ। सेकेंडरी मार्केट क्रिएट हो जाने से, यानी MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल हो जाने से एक रोबस्ट सेकेंडरी मार्केट क्रिएट इस वजह से हो जाएगी क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर आपकी मार्केट के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, लेकिन आज की तारीख में नहीं, मई 2017। लोग बोलते हैं आप सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। मैं नेगेटिव बातें नहीं करता, मैं रियलिस्टिक बातें करता हूं, क्योंकि अगर मैं रियलिस्टिक बातें ना कर रहा होता तो आज ऐसी डिसमल और 3rd क्लास एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ना आती पाकिस्तान की। अगर मैं ऐसी नेगेटिव बातें करता हूं तो कल टीवी एंकरों को मौका ना मिलता कि कल वो पूरा दिन ये मार्केट में उड़ा के रखते कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। क्यों? ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आप रियलिस्टिक बातें करने से घबराते हो, सच्चाई से भागते हो। जब कोई आपको हकीकत बात आता है, हकीकत बात करता है तो आप बोलते हो नहीं, मार्केट ऊपर ही ऊपर, मार्केट ऊपर ही ऊपर, मार्केट ऊपर ही ऊपर। देखें, बात असल में क्या है कि यू हैव टू रिलाई ऑन सर्टन मार्केट फंडामेंटल्स टू जज द बिहेवियर ऑफ द मार्केट। लोग बोलते हैं अली भाई आप तो जब भी बात करते हैं यही बात करते हैं, मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट तो ऊपर जा रही है। मार्केट ऊपर किसी वजह से जाए, नीचे आए किसी वजह से आए। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, मुझे कोई वजह नहीं दिखाई देती मार्केट के ऊपर जाने की, मुझे कोई वजह ना दिखाए मार्केट के नीचे जाने की, तो मैं कहता हूँ एक ज़माने में लोग मजाक समझते थे। 4700 की मार्केट थी, ऐसी गिरी थी मार्केट नीचे, 4700 की मार्केट थी। किसी ने मुझसे पूछा खरीदने की है या बेचने की? मैंने कहा खरीदने की है, इससे नीचे तो नहीं जाएगी, इससे नीचे तो नहीं जाएगी, मार्केट खरीदने की है, खरीदो। लोगों ने बोला नहीं भाग जाओ, लोगों ने बोला भाग जाओ। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। जब लोगों ने कहा भाग जाओ, मैंने कहा इन्वेस्ट करो, तो फिर आगे क्या हुआ। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी, बात हम कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक। थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ी जज्बाती बात आपसे कर ली, दिल का थोड़ा दुख बयान करने के लिए आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो जनाब कल बेरिश सेंटीमेंट आ गया। बेरिश सेंटीमेंट क्यों आया, वजह खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा,
क्योंकि ऐसी कोई वजह शायद मुझे मिले ही ना, लेकिन 54.5 1 पॉइंट्स की कमी हमने देखी इसके अंदर, और मार्केट जो है वो 38,415.3 1 पॉइंट्स के ऊपर बंद हुई। और इसके अंदर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभार मुझे डाइसेक्शन करने का जी चाहता है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, ख़वातीन को मैंने बताया था, दोबारा से बताता चलूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हाउस वाइफ्स काफ़ी प्रोग्राम देखती हैं, कुछ लोग ट्रेडर्स भी देखते हैं। ये गोल्ड जो है वो 1.5% स्लिप कर गया कल, क्योंकि ब्रेग्जिट यानी कि बरतानिया का यूरोपियन यूनियन से निकल जाना ऐसा लगता है कि मुमकिन नहीं होगा, और वहाँ पर रिमेन कैंप जो है मजबूत हो गया, कुछ पोल्स वोल्स आए हैं। अब यह कि ये कितना अहम होता है ये पोल का आना, और फिर उसके बाद देखिए ना, ये सब चीज़ें मैं इसको बड़ी संजीदगी से लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर सियासत और मईशत का आपस में तालमेल है। अगर बरतानिया EU से निकल जाता तो माशी मामलात कुछ और बनते, अगर बरतानिया EU में रहेगा तो उसके कुछ और आउटकम्स होंगे। तो ये सब चीज़ें अहमियत रखती हैं। तो ये हमने ये देखा, और उसके बाद तेल की कीमतों के अंदर भी कमी हुई, उसकी जानिब भी देख लेते हैं। लोग मुझे कह रहे हैं अपनी विश लिस्ट और आइटम बताएं स्टॉक के लिए। मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। जब गलत वक्त पे नहीं बताते, चीज़ अच्छे वक्त पे बताते हैं, जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी जनाबे वाला नीचे गया थोड़ा सा, जो ये अखबार के मुताबिक लिखा हुआ है कि 48.77 जो है ना, ये डॉलर के ऊपर आ गया। पाकिस्तान के अंदर फिर से बताता जो, पाकिस्तान के अंदर कोई ये तेल नहीं आता WTI और ब्रांड्स, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान में मशरिक़ वस्ता की वैरायटियाँ आती हैं, जिसमें अरब ममालिक से आने वाली वैरायटियाँ शामिल हैं। मुझे नहीं पता कि ईरान से कोई तेल आता है, लेकिन स्मगल होकर ईरान से तेल ज़रूर आता है। तो वो बिज़नेस बाकायदा यहाँ चलता है पाकिस्तान में, वो सिलसिला और है। लेकिन जो तरीके से आ रहा है वो मशरिक़ वस्ता से आ रहा है, और इसके रेडी सौदे भी इस तरह से नहीं होते कि आपने फ़ोन किया बोले तेल भेज दो। ऐसा सिस्टम भी मुश्किल है। आप चाहें तो नेट पे जाइएगा, DFM आप विज़िट कर लीजिएगा, वहाँ पर कुछ आपको जनरल अंदाज़े हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों के। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको वहाँ से अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान आने वाले तेल की कीमतों की वैरायटियाँ क्या हैं। दूसरा ये कि OPEC की वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। OPEC जो ये तेल एक्सपोर्ट करने वाले जो ममालिक हैं, उनका आपस में जो इत्तेहाद है, उसकी वेबसाइट आप विज़िट करें, OPEC OPEC। जब आप इसको विज़िट करेंगे तो आपको फिर तेल की मुख्तलिफ वैरायटियाँ जो हैं दुनिया भर की, उनकी कीमतों का एक अंदाज़ा हो जाएगा, कितना फ़र्क होता है या क्या क्या होता है उनमें। बड़ी तफसील से रिसर्च दी हुई है उसमें, काफ़ी सारे लोग। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले स्टॉक के मुतालिक ना थोड़ा बता रहा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 4700 पर मार्केट जो है ना धड़ाम करके गिरी, तो लोग खौफज़दा से हो गए। लोगों ने कहा उफ ओ अब क्या होगा। तो मैंने ये कहा कि कुछ भी नहीं होगा, आप सरमायाकारी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इतनी लो है नहीं, मार्केट का पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि दिखाई दे रहा था ना। देखिए, एक खौफ था तब, लोग कह रहे थे मार्केट से बस किसी तरह भी भागो, माल ढीला करो, भागो, पता नहीं आगे क्या होगा। मैंने कहा पैनिक नहीं करो, मार्केट में वापस आओ, मार्केट में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। मार्केट 7000 तक आई, तो मेरे ख्याल यहाँ प्रोग्राम का आगाज़ तभी किया था हमने। रोज़ाना मैं बैठता था, हमारे साथी भी थे, उनके साथ बैठते थे, बात करते थे, चंदे कभी भी हैं, तो कहे मार्केट को देखें, बोले अब क्या होगा। तो हमारे जो ब्रोकर आया करते थे, ये बहुत शोर मचाते थे, बोले लेवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी तो मार्केट चढ़ जाएगी, लेवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी तो मार्केट चढ़ जाएगी, यानी उधार आ जाएगा तो फिर मार्केट चलेगी। मैं खामोश रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मार्केट चलाने वाले बगैर उधार के भी चला लेते हैं। मैं खामोशी से बैठा रहा, ये तमाशा चलता रहा, वो कहते रहे लेवरेज प्रोडक्ट, लेवरेज प्रोडक्ट, लेवरेज प्रोडक्ट, लेवरेज प्रोडक्ट। हमने कहा चलो ठीक है, तुम कहते हो तो हम मान जाते हैं। इतना पॉल्ट्री सा वो आया करता था वॉल्यूम, यानी कारोबारी हजम कुछ भी नहीं होता था। लोगों ने कहा, एक दफ़ा टेलीविज़न पे किसी और ने मुझसे पूछ लिया, कहीं और किसी और जगह पर टेलीविज़न पर ही, बोला आप बताइए कि मार्केट आपको कहाँ दिखती है। मैंने कहा मार्केट मुझे 25,000 पॉइंट पे दिखती है, मेरी कैलकुलेशन बताती है कि मार्केट 25,000 पॉइंट से ऊपर जाएगी। ये तब की आपको बात कर रहा हूँ जब 7,700 पे मार्केट थी। हंसना शुरू हो गया, क्या आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत संजीदा हूँ। मार्केट 25,000 पॉइंट से ऊपर जाएगी, और आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, ठीक है।
खैर हंसी मजाक में ये बात निकल गई, आगे हो गई बात, कोई बात नहीं, हम भी चुप हो गए, वो भी चुप हो गए। कुछ अरसे बाद मार्केट ऊपर चली गई। आज भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने उनको, मतलब आज नहीं, मतलब आज कल में उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने उन्हें कहा देखा आपने, फिर मार्केट ऊपर आई। लोगों ने मुझसे पूछा मार्केट कहाँ तक जाएगी, मैंने कहा 28,000 पॉइंट से ज़रा सी ऊपर जाएगी, सितंबर 2014 में मार्केट क्रैश कर जाएगी, ऐसा मेरा ख्याल था। गलत हो गया, लेकिन मार्केट 28,000 पॉइंट तक गई, उसने रेजिस्टेंस भी दिखाई, लेकिन मेरा फार्मूला फेल हो गया। जब फेल हो गया, मैंने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करना महदूद कर दिया। ऐसे नहीं कि बंद कर दिया, मैंने महदूद कर दिया। मैंने कहा क्या फ़ायदा मेरी तहकीक का, जब एक मार्केट जो है वो मेरे एक्सटेंड, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट जो करने वाले लोग थे, सरमायाकारी, उनको मैंने बताया, मैंने कहा भाई इस एक्सटेंट पे आप मार्केट से एग्जिट कर जाना। मेरे ख्याल आज भी वो कैलकुलेशन कर लें, वो भले रहेंगे। ये 1-2 हफ्ते छोड़कर अगर कैलकुलेशन देखें तो हिसाब से रही। लेकिन चूंकि चुनांचे मैं कोई ड्रामा नहीं करना चाहूँगा, सीधी सी बात है, मेरा फार्मूला गलत हो गया, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई, निशाने पे नहीं लगी, कहीं और जाके लग गई। अब जब ये बात, शुरू में तो मैं बड़ा खुश होता रहा क्योंकि काफ़ी अरसे तक अंदाज़ा होता रहा, फिर एक दफ़ा फिर दोबारा मार्केट 28,000 पर आई, मैंने फिर शोर मचाया 28,000, लेकिन अब तो मेरी आंखें बिल्कुल, अब तो मैं आंखें खोल ही नहीं सकता ना आपके सामने। अब तो मैं नहीं अपने आप को जाहिर कर सकता कि मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ। हाँ, अगस्त 2014 तक मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट रहा, फिर उसके बाद जब 38,000 पे अब मार्केट आ गई है तो मैं कहाँ का एनालिस्ट, आप बताओ ना। लेकिन मैं लॉजिक्स आपके सामने ज़रूर रखूँगा, चंद लॉजिक्स, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं ना, तो कुछ लोगों को ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ा दरमियाना सा अंदाज़ अपनाएं। बात ये सिंगल डायरेक्शन मार्केट नहीं हो सकती मेरे भाइयों। मैंने लोगों के हाल देखे 2008 के अंदर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, चेहरे के तासुरात देखे मैंने। ये वो बड़े बड़े ब्रोकर जो अब बाहर निकले हुए ना, ब्रोकर मेंबर, और बड़े शेयर बने हुए, यकीन करो घर से बाहर नहीं निकलते थे, ये घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, घर में छुप गए थे। सबके बारे में बात नहीं कर रहा, कुछ चंद एक के बारे में बात कर, परेशान हो गए थे कि अब हम क्या करें। बीच में देखो, अगर मेरी बात ना होती, वो जो सो कॉल्ड प्रोफेसर आया करता था, आपको याद होगा हमारे प्रोग्रामों के अंदर, हमारे मतलब ये कि स्टॉक एक्सचेंज के प्रोग्रामों पर एक प्रोफेसर आया करता था, निकल गया ना, निकल गया, शार्ट हो गया पतली गली से। और भी 3-4 पार्टियां बीच में गई ज़रूर हैं, इधर उधर गई हैं, कुछ आ गई कुछ चली गई। इस साल का क्राइसिस भी हमने देखा। इस साल का क्राइसिस एक मुख्तलिफ नौइयत का था, जहां पर ब्रोकर ने ब्रोकर को मारा, यहां पर इत्तेहाद ख़त्म हुआ। अब मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा। जहां ब्रोकर ने ब्रोकर को मारा, पिछले साल से यह ड्रामा शुरू था, पिछले साल से यह ड्रामा शुरू था, और इस समय क्या हुआ, सिवाय मार्केट के नुकसान के और कुछ नहीं हुआ। मई का मैंने आपको बताया था कि मई में एक मखसूस शेयर है, उसको फारिग करना है, फिर MSCI आए नहीं आए कोई परवाह नहीं, वो एक मखसूस आइटम था, उसको चलाया गया, क्योंकि बेचा ऐसे लोगों को था जो गिरेबान पे आ जाते अगर उनका माल ना बिकता तो। देखो, ये आप और मैं तसव्वुर करते हैं इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के कि ये जो स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े नाम हैं ना, ये को बहुत बड़े टाइगर हैं, होंगे टाइगर, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि इनसे बड़े टाइगर नहीं, इनसे बड़े शेर नहीं हैं, इनसे भी बड़े बड़े जंगल के बादशाह बैठे हुए हैं, ये मैं बता दूं आपको, जिनसे ये माल खरीदवाते हैं। अपना पैसा नहीं लगाते, ये सारा पैसा अपना लगा होगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन इन बड़े नामों की होगी ना। जो लोग पैसा लगाते हैं उनके दफ्तरों के बाहर ये लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं, उनके दफ्तर में दाखिल होने से पहले इनकी चप्पलें उतरवाई जाती हैं, ये मत भूलना। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ बात, ये जो अमीर लोग हैं ना, उनके सामने इतने नहीं है कोई, ये फैसिलिटेटर हैं, ये इन्वेस्टर से ज़्यादा बड़े तो नहीं हो सकते। इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े, ऐसा ऐसा इन्वेस्टर है पाकिस्तान के अंदर जिसकी अरबों रुपयों की लागत की सिर्फ यॉट्स हों, दूसरे मालिक के अंदर उसके जजीरे हों, ऐसा ऐसा इन्वेस्टर बैठा है पाकिस्तान के अंदर। आप क्या समझ रहे हो यार, आप लोगों को क्या पता कैसे कैसे लोग पहले मजाक में उड़ाते थे ना, ऐसे ऐसे लोग जो कि पड़ोसी मुल्क के वसाइल को काबू में रखे हुए हैं। बस अब जुबान ना खुलवाओ मेरी, जिनके कहने पे क्रिकेटर छक्का लगाता है, जिनके कहने पे क्रिकेटर आउट होता है, ऐसे लोगों के पाकिस्तान में पैसे लगे हुए हैं। मुंह ना खुलवाना मेरे, बस जितने पर मेरे जल सकते उतना नज़दीकी सूरज के पास जाऊंगा। कहते हैं ना, इंसान के पर इसलिए नहीं सूरज के नज़दीक जाए कहीं जल ना जाए। तो हम क्यों खुद को हैं
क्यों खुद अपने पैरों को आग लगाएं? बात ये, पाकिस्तान में बड़ा बड़ा इन्वेस्टर बैठा है, ये जो इतने बड़े बड़े घर सोसाइटी एरिया में और बड़े बड़े पॉश इलाकों में खाली पड़े हुए हैं, ये किसी ना किसी के हैं भाई, ये किसी ना किसी के हैं जिसने रख के डाले हुए हैं, जिनके घरों के गेटों को कुंडियां लगी हुई हैं और वो यहाँ पे हैं नहीं। ये कौन है? ये सरमायाकार लोग हैं। ये मेंबरों को पैसा दे जाते हैं, जाओ लगाओ हमारा पैसा, लेकिन इतना रिटर्न चाहिए, देना पड़ेगा, नहीं तो हम लेंगे वापस अपने पैसे, बमा मुनाफा देने पड़ते हैं, करना पड़ता है, समझा करो। मैं और आप, हम छोटे सरमायाकार, दरमियाने दर्जे के सरमायाकार, हम ऐसे ही इंटरनेट के ऊपर और टेलीफोनों के ऊपर शोर मचाए हुए होते हैं, माल ले, माल लाओ, माल लाओ, फलां ये लाओ। एक ज़माने में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैं जाया करता था तो मैं देखता था मुख्तलिफ फ्लोर ब्लफ भी बैठे होते ना, कुछ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लोग कुर्सियां लगा के मॉनिटर के सामने बैठे हुए होते थे, चंद हज़ार शेयर ले रहे हैं, दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अरे भाई ये गेम नहीं है, गेम पीछे है, ये गेम छोटी गेम है, छोटी गेम। क्रिकेट के मैदान में जाकर शटापू थोड़ी खेल सकते हैं, क्रिकेट के मैदान में जाकर बंटे थोड़ी खेलोगे, क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेली जाती है। बड़ी गेम खेलो, बड़ी गेम। अब छोटा और दरमियाने दर्जे का सरमायाकार नहीं जानता कि उसके फ़ायदे में क्या है, तो उसको तो कोई ग्राउंड रूल से चलना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप आंखें बंद करके पैसे दो और बोलो हम 10 गुना हो जाए। मुमकिन है, स्टॉक एक्सचेंज भी ऐसा गेम है कि जहाँ पर जाओ 1 के 10 मिलते हैं, लेकिन 10 से लगाओ 1 भी नहीं मिलते, कभी कभार ऐसे भी होता है। ये देखो, ये बिजनेस ऐसा है कि जिसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ, फॉर्मूला के साथ, सिस्टम के साथ जाना है। इन्वेस्टर कहता कोई एक ऐसा आइटम बता दो, अली भाई आपको तो पता होगा, कोई एक ऐसा आइटम बता दो, मैं रात को सोऊं दिन में करोड़पति बन जाऊं। ऐसा आइटम कहां से बता दूं? मुझे पता होता तो मैं यहां थोड़ी होता, फिर मैं भी करोड़पति हो जाता, अरबपति हो जाता, करोड़पति नहीं होता। अगर मुझे ऐसे आइटम पता होते तो मैं अरबपति बन जाता। मैं आपको ऐसे कैसे आइटम बता दूं? ये सब अपने मुफाद से चलाते हैं भाई, ये खुद अरबपति बन जाते हैं, ये करोड़पति हैं। अरबपति बनने का ये ड्रामा करते हैं, ये खुद करोड़पति हैं, अरबपति नहीं हैं ये। और अगर ये अरबपति भी बन जाएं तो इनका लाइफ स्टाइल और इनके बात करने के अंदाज से आपको पता लग जाता है कि ये आदमी उस कैलिबर का है ही नहीं। बरतानिया जाओ ना, अमेरिका जाओ ना, वहां पर देखो अमीर आदमी से मिलो, हाथ मिला के पता लगता है, ओ वाड़ा इंग्लिश, पता लगता है ना, उससे हाथ मिला कर के ये अमीर आदमी है। यहां तो लोगों को बताना पड़ता है कि ये सब जो हैं ये अमीर हैं। फिर तो जीरो हो गया ना बंदा, कि अगर किसी को बताना पड़ जाए कि ये आदमी अमीर है। अमीर आदमी अपने आदात से, अपने अंदाज से, अपने मिजाज से, अपने लिबास से, अपनी पोशाक से, अपने इल्म से जाना जाता है। आपको पता है दुनिया भर के अंदर वो एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये गाड़ी, ज़मीन, नोटू, ये सब कोई अहमियत नहीं रखते। हाँ, उन्होंने कहा है वो शख्स पावरफुल है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जिसके पास इल्म है, जिसके पास तालीम है, ही इज़ पावरफुल। नॉलेज इज़ पावर, दे हैव प्रूव्ड इट। आज आप देखो सारी ऐसी कंपनियां जो कि नॉलेज बेस्ड हैं, दुनिया पर उनका कंट्रोल है। उसके वो कंट्रोल नहीं है जिसके पीछे मुरब्बे हैं, उसका कंट्रोल नहीं है जिसके पास आटा है, उसका कंट्रोल नहीं है जिसके पास दाल है, उसका कंट्रोल नहीं है जिसके पास चीनी है, उसका कंट्रोल नहीं है जिसके पास तेल है, उसका कंट्रोल नहीं है जिसके पास सोना है, उसका भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किसके पास है? जिसके पास नॉलेज है। आपका मुल्क इल्म को कोई अहमियत ही नहीं देता, नहीं बढ़ेगा आगे, नहीं बढ़ेगा आगे। मैं आज लिख कर दे देता हूं स्टैंप पेपर पर, जब तक इल्म को जो है सामने नहीं रखा जाएगा। अदम तहफ़्फ़ुज़ का आलम देखिए, बुरा ना मानिएगा, अब मईशत और इकोनॉमिक्स और स्टॉक पर बड़ी बात हो गई। अदम तहफ़्फ़ुज़ का आलम ये देखिए कि कोई कितने से कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो, कितने से बड़े ओहदे पर मौजूद क्यों ना हो, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कब क्या कोई उसके साथ कुछ भी करके चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं। कैमरों में दिखाई दे रहा है कि 2 बजे यहां से गाड़ी गुजर रही है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां क्या कर रही थी? जब वो गाड़ी गुजर रही है तो बाद में ढूंढ के क्या फायदा? जब गुजर रही है तो उसको रोक लो, पकड़ लो। और मैं आपको बताऊं, ये जाली नंबर प्लेटों का मामला बड़ा संगीन और बड़ा संजीदा है। प्रॉब्लम सिविलियन हो तो कोई इशू नहीं, सिविलियन नंबर प्लेटें इशू ही नहीं हुई बाबू, ये सुन लो अपनी बात। ये कच्ची प्लेटों पे चल रहा है सिलसिला, ये कच्ची प्लेटें चल रही हैं हमारी, और आप कर भी कुछ नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि वो कच्ची प्लेट पक्की प्लेट बन ही नहीं सकती। पक्की प्लेट आपको मिलेगी नहीं, आप जाके देख लो, वहां पे मांग के देख लो उनसे।
बोलो जी मुझे पक्की प्लेट चाहिए, वो कहेंगे जी अभी तो तैयार ही नहीं है आपकी प्लेट, नंबर प्लेट। तो जाली नंबर प्लेट कहां से आ गई? ये तो हमारी अपनी कोताहियां हैं। दूसरी सुनो, अगर किसी की नील, मैंने इसीलिए बोला था एक दफा प्रोग्राम के अंदर, हाथ जोड़ के बोला था, आज भी बोलूंगा, सर मैं एक बहुत बड़े, सर आप समझते हैं मैं किससे बात कर रहा हूं, सर आप जानते हैं मैं आपसे मुखातिब, सर प्लीज हरी और नीली नंबर प्लेटें खत्म कर दें, आपसे मेरी गुजारिश है। मैं भी एक सरकारी अफसर का बेटा रहा हूं, मैंने तब भी बहुत सख्त इसके खिलाफ था कि हरी नंबर प्लेट नहीं होनी चाहिए। हरी नंबर प्लेटें खत्म कर दें, नीली सबसे पहले खत्म करें, फिर हरी नंबर प्लेट खत्म कर दें। अगर ये दोनों नंबर प्लेटें आप खत्म कर देंगे, इस मुल्क के मसाइल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं बहुत हद तक कमी आ जाएगी, बहुत हद तक कमी आ जाएगी। सबकी एक नंबर प्लेट होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, वीआईपी कल्चर का इख्तिताम होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई ख़राबी नहीं। अफसोस आपको मैं बताऊं क्या है, और ये जाली नंबर प्लेटों, फैंसी नंबर प्लेटों का जो कल्चर इस मुल्क के अंदर स्टार्ट हो गया है, इस कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए अहमियत रखती हैं बातें। खैर यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आज मेरे साथ मेहमान और मेज़बान के किरदार में कोई नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं उनकी भी ज़िम्मेदारी पूरा कर दूँ। कोशिश की कुछ आपको अहम मौज़ूआत के बारे में मैं बताऊँ, कुछ अखबार की ख़बरों के बारे में बताऊँ, लेकिन बात यह है कि अखबारों में जो ख़बर रही उसके बारे में आखिर में तो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। शेर सुर्खी भी यही थी हमारी, और बाकी सिलसिला जो था उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। बिज़नेस प्लस के पते जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, स्क्रीन पर आपको दिखाई देते रहते हैं। खादिम भी सोशल मीडिया के ऊपर मुतारिक रहता है। अली नासिर मेरा नाम है, ढूंढना मुझे मुश्किल नहीं। ढूंढिएगा, सवाल कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।